हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार। तो वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। तो यहाँ पे एक लड़के की बात करी गई है जो कि एक चौकोर मतलब जिसके ऐसी शेप जिसके 4 कोने होते हैं। तो 4 कोने वाले पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रेयर को बुदबुदाते हैं, या लंच होने से पहले हम अपनी प्रेयर करते हैं ना। तो ऐसे ही इस लड़के ने भी क्या हुआ, काम करने से पहले प्रार्थना को बुदबुदाया, मतलब धीरे धीरे कहा और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो बच्चों, छेनी हथौड़ा ये आप देख सकते हैं, ये है छेनी जो ये बच्चे के हाथ में है एंड ये है हथौड़ा। तो बच्चा क्या कर रहा था, इस हथौड़े को यहाँ पे मार रहा था और ये जो छेनी का ये जो पॉइंटेड एंड है ना, इससे क्या कर रहा था, कार्विंग कर रहा था, मतलब नक्काशी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। तो वो किस पे काम कर रहा है, पत्थर पर घंटियों की कतारें। कतारें क्या होता है, लाइनें। घंटियों की जो बेल होती है ना, बेल की लाइनें बना रहा था और कड़ियां उभार रहा था। कड़ियां मतलब जैसे ऐसी बेल सी, चेन सी बना रहा था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर, अधबनी बच्चों क्या मतलब है, अधूरी, जो अभी पूरी नहीं हुई। तो अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। तो उसने क्या करा, ये जो पॉइंटेड एंड होता है ना, इस पॉइंटेड एंड को उस घंटी पे रखा और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो ये देखो, ये हथौड़े को इस पे मारेगा छेनी पर और यहाँ ये जो पॉइंटेड एंड है इसको यहाँ पे घंटी पे रख दिया। अब इससे क्या करेगा, वो नक्काशी करेगा। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। तो वो हथौड़े को वार कर रहा था, हथौड़े से वार कर रहा था किस पे, पत्थर पर। तो उससे क्या, पत्थर कट रहा था। तो वो जो कटाव था, जैसे वो डिजाइन था, पत्थर कट कट के एक डिजाइन उभर के आ रहा था और उससे पत्थर की किरचें, किरचे होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, वो इधर उधर छितरा रहे थे, मतलब बिखरे जा रहे थे। तो इसीलिए उसने अपनी आंखें सुकोड़ ली थी। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो वो बच्चा बच्चों अकेला नहीं था, उसके साथ और भी उसके संग साथी थे जो कि पत्थर गढ़ने वाले थे, जो कि पत्थर पे डिजाइन बनाया करते थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। तो केशव की उम्र क्या थी, 10 साल, और वह अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। तो उसके पिता ने उसे एक बार सिखाया था, जिससे वो ऐसे ही सीधी सीधी लकीरें बनाता था, ऐसे घुमावदार डिजाइन बना सकता था। तब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा उसके लिए मुश्किल था। तो उसने जो भी काम नक्काशी का अभी तक किया था ना, तो ये घंटियों को, जो वो घंटियां बना रहा था, वो काम सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, कि जब वो अच्छे से सारी चीजें सीख जाएगा तो वो क्या क्या बना पाएगा, बारीक जालियां बना लेगा। महीन नफीस क्या होता है, बहुत ही महीन माने बारीक और सुंदर, वेरी फाइन डिजाइन, बहुत ही फाइन डिजाइन बना सकता है। बेल बूटे, तो जैसे आपने देखा है ना, डिजाइन होते हैं जैसे आप बनाते भी होगे, जैसे ये बेल बना दी और ये इस पे फ्लावर्स बना दिए कुछ, तो ये है बेल बूटे। कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, और वो घोड़े बनाना भी सीख जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो उसके पिता ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बना पाते थे, लेकिन अभी ये लड़का बच्चा नहीं बना पा रहा था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो ये बच्चा कहाँ का था, गुजरात का। तो उसके माता पिता गुजरात से कहाँ आ गए थे, आगरा आ गए थे, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। तो जब वो आगरा आए तो बादशाह अकबर उस टाइम में आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो केशव के पिता को अब किले में तो यही नक्काशी करनी पड़ती थी ना, तो केशव के पिता को तो ये अच्छे से आता था, तो उनको यहाँ पे काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। तो केशव का जन्म आगरा में हुआ था, जो कि एक 10 साल का बच्चा है। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी का मतलब है जो उसके एंसेस्टर्स के थे, जहां उसके दादा दादी रहते थे, तो वो गुजरात का था। उसके माता पिता गुजरात में रहते थे, लेकिन वो आगरा में आ गए थे। तो वो पुश्तैनी गांव कभी नहीं गया, उसे वहां पे जाने का मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। तो जो आगरे की गलियां थी और अब सिकरी, सिकरी मतलब फतेहपुर सिकरी, तो अब फतेहपुर सिकरी ही उसका अब घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। तो चारों ओर क्या हो रहा था, छेनी हथौड़ों से सब काम कर रहे थे। कहीं ठक ठक की आवाज आ रही थी, कहीं खड़खड़ की, तो उसके बीच में केशव को कदमों की आवाज तो सुनाई ही नहीं पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। चौंक गया मतलब हैरान हो गया। उसके कानों पे एक आवाज पड़ी और वो बिल्कुल हैरान हो गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो जब भी कोई आता है और उससे पूछता है, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर बनाई हैं तुमने, क्या तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो केशव तो अपने काम में बिजी हुआ था, तो उसने आंखें उठाकर देखा तो उसे दिखा, ओहो, एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? तो उसने लड़के ने कहा, हाँ जी मैंने ही बनाई है घंटियां, क्या आपको नजर नहीं आ रहा मैं पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, कि मैं ही तो हूँ जो पत्थर को तराश रहा हूँ, इस पे क्रेविंग कर रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो केशव ने मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वे में, जैसे मैम डांटती है ना आपको, स्ट्रिक्टली कहती है कुछ, तो ऐसे ही केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। तो वह आदमी बोला, अच्छा तुम 10 साल के हो, फिर तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कौन हो सकता है जिसने जो सबसे कम उम्र में राजा बन गए थे और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र, अब वो उस आदमी को देख के अपना अनुमान लगा रहा है कौन हो सकता है। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, मतलब 30, 30 टू 40 के बीच में था वो। कद मंझोला था, मंझोला मतलब मीडियम था। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। अंगरखा क्या होता है बच्चों? ये है अंगरखा, ये मतलब ऊपर से नीचे तक ये एक ही क्लोथ होता है, तो ये इन्होंने पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छे तरह से ढके हुए थे। तो उनके लंबे बाल थे, लेकिन उन्होंने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी जिससे बाल पूरे ढक गए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तो अब वो सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है। फिर उसने अंदाजा लगाया, इसके बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई है इसने तो, और उंगलियों में भी अंगूठियां पहनी हैं, तो ये कोई बड़ा आदमी हो सकता है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था। व्यक्तित्व मतलब जब आप किसी को बंदे से मिलते हो तो आप क्या करते हो, उसकी पर्सनालिटी को जज करते हो ना। तो ऐसे ही ये बच्चा ये जो आदमी है इसकी पर्सनालिटी को जज कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तो उस आदमी ने वो लड़ी देखी
तो उससे कहा बच्चे से कि अभी इस लड़ी में तो काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। तो जवाब देने के लिए बोलने ही वाला था वो, तभी उसने देखा कि कोई तेजी से आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। तो वहां महल में पहरेदार था, वो आया भागा भागा। हुजूर माफ करें। तो हुजूर का मतलब होता है जैसे कि हम अपनी मैडम को, सर को क्या कहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सर मैडम यूज करते हैं। तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पहरेदार ने यूज करा हुजूर। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। तो उसका सांस फूल रहा था क्योंकि वो भागा भागा आ रहा था। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। तो उसने जो पहरेदार था उसको, केशव को उसने घूरते हुए बोला, बहुत ज्यादा देख रहा था वो। बेवकूफ, खड़े हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। तो पहरेदार ने केशव को डांट दिया, उससे कहा तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो, हुजूर आला हमारे सामने खड़े हैं और तुम यहाँ पे बैठे हो, चलो खड़े हो जाओ। अब केशव का माथा ठनका। तो केशव को अब समझ में आने लगा था ये कुछ तो गड़बड़ है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। बदहवासी मतलब बेहोशी की हालत में। तो उसकी जो छेनी है वो हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। तो उसने मन में सोचा ये बादशाह अकबर तो नहीं। तो ऐसे जैसे ही उसे ख्याल आया ये, तो उसने सलाम करा और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। तो वो राजा अकबर को अच्छे से देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। तो जो पहरेदार था वो उनकी बातों में इंटरफेयर कर रहा था, इंटरप्ट कर रहा था। तो अकबर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो उन्होंने पहरेदार से कहा, किसने, अकबर ने, कि कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। तो पहरेदार तो वहां से चला गया, लेकिन केशव अब कंफ्यूज हो गया, असमंजस में था, दुविधा में था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि राजा अकबर मेरे सामने खड़े हैं, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तो वो इंतजार कर रहा था कि नक्काशी का काम शुरू करना चाहिए मुझे, कि ये बादशाह के ऑर्डर्स का इंतजार करना चाहिए, खड़े रहूं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। तो जब आपको, जैसे आपके सामने प्रिंसिपल आके खड़े हो गए तो और आपने कोई गलती करी हुई है, ना भी करी हुई है, तो आप एकदम से नर्वस हो जाते हैं ना, तो दिल कैसे करता है, धक धक करता है। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो अब उसका डर एकदम से छूमंतर हो गया क्योंकि अकबर क्या है, अब प्यार से उसे देखते हुए खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, आज का पाठ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पाठ में हम इसका आगे की वीडियो में देखेंगे ये आगे क्या होता है, इनके बीच में क्या बातचीत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।